हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज क्लास 12 केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूं जो कि 18 फरवरी को टारगेट में रख रहे हैं बच्चों, और आप लोगों के लिए हेल्पफुल जितना हो सकता है कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करना पड़ेगा ताकि ऐसे ही कंटेंट आप लोगों के लिए लाए। आज आप लोग पूरा एनालिसिस करोगे कि पिछले 4 साल में एमपी बोर्ड ने कैसा पेपर दिया और इस वर्ष भी कैसा पेपर देगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर कितना परसेंट हार्ड आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या हम इस बार फेल हो जाएंगे। आप जरूर बताइए। तो आज के इस वीडियो में आप लोग सारा चीज क्लियर करोगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो प्रश्न है 2022 के, 2022 के, 2023 के, 2024 के और 2025 के, आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत होती है कि प्रीवियस ईयर पेपर कहां से पाएं। हम आज विद सॉल्यूशन यहां पर लेकर आए हैं। आप लोग थोड़ा सा समय देंगे, मजा आ जाएगा क्लास में चौचक तरीके से। देखिए बच्चों, हम यहां पर हैसियत देखेंगे कि कितनी हैसियत तक पेपर आता है और कितना टफ है। पहले जो चैप्टर सॉल्यूशन इन बिलियन से अब तक में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम है बच्चों। NaOH का जो आणविक द्रव्यमान है हमारा 40 आएगा। 250 ml मिला हुआ है 1000 में। 250 ml बिलियन है बच्चों, है ना। तो इसकी मोलरता निकालनी है, ये अपना फॉर्मेट होता है बच्चों। ठीक है, 0 से 0 काट दिए, 25 चौको 100, 4 से 10 हो गया और बच्चों 5/10, इसका मतलब 0.5 आ गया। 0.5 आ गया, 0.5 आ गया। देखो आंसर आ गया। ठीक है, परासरण दाब हर बच्चा याद किया होगा। परासरण दाब पाई बराबर होता है CRT, पाई बराबर CRT। यदि C नहीं दिया बच्चों तो पाई बराबर N/V/RT, ये भी नजर आ जाए तो भी परासरण दाब है। ये आप लोगों को, ये सारे ऑब्जेक्टिव हमारे नोट्स में अवेलेबल है, आप लोग प्रैक्टिकल करके देख लेना। हमने जो चैप्टर वाइज चैप्टर 100 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, आप लोगों के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। एक आध क्वेश्चन इधर उधर आता ही है, लेकिन जो कठिन समझते हैं ना कि पेपर बहुत कठिन बनता है, ये बहुत बड़ी गलत बात है। बिल्कुल पेपर इजी बनता है, मैं तो नॉर्मल ही समझता हूं। तो पाई बराबर NRT/V बच्चों, ये आपका ये फर्स्ट नंबर राइट आंसर। 2 या 2 से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? बिलियन। इतने सरल सरल क्वेश्चन एमपी बोर्ड देता है, लेकिन लोगों को डर बना हुआ है कि सर हम फेल हो जाएंगे, सर इतना कठिन क्वेश्चन आएगा कि हम पास नहीं होंगे। अरे बाबू बिल्कुल परेशान मत होना, आप लोग आसानी से। जल की मोलरता कितनी होती है? 55.56। अरे भैया इतना सरल होता है। किसी गैस की द्रव्य विलेयता किसने दिया था? हेनरी ने दिया था। अभी हमने एक 1 शॉट क्लास लाया है। बिलियन किसे कहती है भी कराया, मोलरता मोललता ये भी कराया, है ना। विलेयता क्या है, हेनरी का नियम, ये भी कराया। इतना सिंपल है बच्चों। 1 लीटर क्यूबिक सेंटीमीटर में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? जब बच्चों 1 लीटर में विलेय के मोल की संख्या मिली रहती है, उसे बोलते हैं हम मोलरता। क्या बोलते हैं बच्चों? मोलरता। यदि तुल्यांकी द्रव्यमान है बच्चों, तुल्यांकी द्रव्यमान है तो वो आपका नॉर्मलता कहलाता है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 ग्राम तुल्यांक तो नॉर्मलता कहलाता है। ठीक है, क्या बात है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो बच्चों, 7 में क्वेश्चन आया था, ऐसे बिलियन जो सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का आदर्श बिलियन कहलाते हैं, राउल्ट का नियम का पालन करेंगे। बिल्कुल सही है यार, ऐसे क्वेश्चन आए, है ना। अब देखो बच्चों, आप लोग देखो इनकी परिभाषा बताओ। मोललता क्या है? 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता। मोल अंश 1 के मोल की संख्या और बिलियन में उपस्थित समस्त घटकों के मोल की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। बिलियन की परिभाषा 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बताओ भाई, इस चैप्टर से क्या अभी तक में ऑब्जेक्टिव ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि जो बहुत कठिन हो, जो बहुत टफ हो, है ना। अब भी आगामी समय में भी 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप लोगों से ऐसे ही फॉर्मलता, नॉर्मलता, मोललता, मोल प्रभाज से सूत्र वगैरह पूछ देगा। आसानी से आपसे बनेगा या आंकिक क्वेश्चन एक दे देगा, एकदम सिंपल भी। आंकिक क्वेश्चन बहुत सिंपल देगा। तो चैप्टर 1 यानी सॉल्यूशन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन करोगे, आप लोग भटकने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल अब एकदम संग्रह करके लाएंगे चैप्टर 1 से क्या क्या पूछा गया, चैप्टर 2 से क्या क्या पूछा गया और आगामी समय में कैसे क्वेश्चन आएंगे, हम लोगों को कितना डरना पड़ेगा। देखो प्यारे बच्चों, मोलरता की परिभाषा, मोललता की परिभाषा,
मोलरता से अंकित क्वेश्चन आया बच्चों, है ना। इसके बाद प्रसरण दाब से अंकित क्वेश्चन आया। अंकित क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना, यानी मोलरता मोललता से अंकित क्वेश्चन पढ़ने हैं, प्रसरण दाब से अंकित क्वेश्चन करने हैं बच्चों। इसके बाद अपना विलयन का वाष्प दाब है ना। यहां पर आप देख सकते हैं मोलर द्रव्यमान निकालना है, यहां से क्वेश्चन आता है। फिर बच्चों यहां पर है ना हिमांक अवनमन क्वथनांक उन्नयन, यहां से क्वेश्चन अंकित क्वेश्चन आता है। अब ये प्रश्न अभी जब हम मैराथन क्लास कराए थे, मैराथन क्लास में बच्चों इन चीजों को हमने बहुत बारीकी से समझाया है ना। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, प्रसरण दाब, इनके लिए बच्चों हमने पूरा क्वेश्चन कराया है लगभग हम जो मैराथन क्लास करा रहे हैं। और अथवा में आएगा ना, यदि एक क्वेश्चन आगे ये तो दो में से एक बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं और देखने को मिलेंगे आगामी समय में भी, तो आप लोग जरूर ऐसे प्रश्नों को तैयार कर लेना। देखिए चैप्टर 1 से कुछ भी कठिन पेपर नहीं बनने वाला, बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन है। इन चैप्टर 1 का कोई कठिन प्रश्न नहीं आएगा, आप लोग बहुत सिंपल वे में कर पाएंगे। हाँ देखो, कठिन किसके लिए होता है? जो कुछ पढ़ा ही नहीं है, जो अभी तक में कुछ पढ़ा ही नहीं है। और जब जो पढ़ा ही नहीं है भाई, तो उसके लिए तो महाभारत है। उसके लिए क्या है बच्चों? महाभारत है। आप चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में। देखिए सेल स्थिरांक की इकाई क्या है? सेल स्थिरांक होता क्या है? इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक बच्चों। यदि ये सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर कट गया तो ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा बच्चों। सेंटीमीटर इनवर्स इसका इकाई हो गया किसका? सेल स्थिरांक का। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है? 0 होता है। 1 फैराडे आवेश 96,500 कूलम होता है। सेल विभव कैथोड एवं एनोड इलेक्ट्रोड अपचयन विभव का योग होता है। सेल विभव सत्य बताना बच्चों, सेल विभव क्या अंतर होना चाहिए, जबकि यहां पर क्या बोला है। अब बच्चों मोलर चालकता का सूत्र, तुल्यांकी चालकता, अतिचालक की चालकता का मान लिखिए। तो यहां पर आप लोग मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी हमने क्या बताया था विलयन में बच्चों की, अपने पास विलयन है, इसमें एक मोल विद्युत अपघट्ट मिलाने से जो चालकता होता है वो मोलर चालकता कहलाता है। लैम्बडा एम होता है ना अनंत अनुता पर बच्चों। तो कप्पा इंटू अपना, यदि मान लीजिए यहां पर कर लेते हैं सी, और यदि इसका मान लीजिए भी एम एल के लिए हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा यहां पर मान लीजिए भी है तो C/100 हो जाता है ऐसा बच्चों, या उल्टा हो गया है ना, उल्टा हो गया इसका लगभग, मैं आपको बताता हूं। ओ माय गॉड, ये गलत है क्या यार? वन मिनट भाई, 1 मिनट, थोड़ा सा इसका मैं डाउट क्लियर करना चाहता हूं, नहीं तो पता चला बता दूं आपको और फिर आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट का समय देंगे बच्चों, 1 मिनट का समय देंगे, बस 1 मिनट का समय। थोड़ा सा पीडीएफ में गड़बड़ी है क्या? कहां पे आंसर इसका लिखा था? गलत ना होने पाए बाबू। चलो, क्योंकि भाई मानक सेल विभव होना चाहिए ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये फार्मूला होता है। हाँ सही है भाई, इसलिए तो ये गलत, मैंने पहले बताया योग तो हो नहीं सकता, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद बच्चों यहां पर पूछा है कि मोलर चालकता का सूत्र बताओ। मोलर कंडक्टिविटी, अनंत तनुता पर मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू बच्चों, कप्पा इंटू मान लीजिए अपना भी है आयतन, और यहां पर ऐसा भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 1000/c, ऐसा भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलिए तुल्यांकी चालकता का इकाई कितना होता है बताओ। तुल्यांकी चालकता का इकाई बच्चों, तो इसका होता है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट पावर -1। ठीक है, ये अपना होता है। या कि बच्चों ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर,
इसके जगह आप लिख सकते हो सीमेंस की जगह ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट का इनवर्स, है ना। ये अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। चलिए भाई, इसमें थोड़ा डाउट था, कहीं गलत ना हो जाए, नहीं तो फिर दिक्कत होता है। अब देखो बच्चों, प्रश्न पर चलते हैं। कोलरास का नियम, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, आणविक चालकता, लवण सेतु के कार, फैराडे के विद्युत रासायनिक नर्स समीकरण, प्रतिरोधकता की परिभाषा, विशिष्ट चालकता, है ना, कोलरास के नियम, दो अनुप्रयोग, गैल्वेनिक सेल, संचारण। ये लो भाई, है ना। आंकिक क्वेश्चन कहां से पूछा गया है अभी तक में, आप देखो किसका मान निकालना है, कापर पर, है ना। द्रव्यमान की परिकलन करिए, वियोजन स्थिरांक की परिकलन कीजिए। ये आंकिक क्वेश्चन भी पूछा गया। मतलब देखो, अपना केमिस्ट्री का बच्चों केवल चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 1, तीन ही चैप्टर तो आंकिक क्वेश्चन है। मतलब तीन लेक्चर खत्म, आंकिक क्वेश्चन अपना कंप्लीट। तो अपन, आप लोग बताइएगा कि आंकिक क्वेश्चन चाहिए तो आ जाएगा, है ना, क्लासेस। ठीक, चलिए अब यहां पर बात करते हैं बच्चों, इस पर आप चलते हैं और यहां पर आप लोग बताओ। अब क्रिया की कोटि बताना बच्चों, तो घात को जोड़ दो, जैसे 1/2 है ना और 3/2, तो यहां पे आ जाएगा 4/2, तो कुल मिलाकर के 2, इसका मान आ जाएगा बच्चों 2। इसको प्रथम कोटि अपक्रिया कुल 16 मिनट में लगता है, 75% पूर्ण होता है। मतलब 75% पूर्ण में जो समय लगता है, 50% पूर्ण होने में, 50% पूर्ण होने में समय का दुगुना होता है ना। क्या बोला है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का 16 मिनट में पूर्ण होती है, यानी 75% पूर्ण होती है। और 50% आधा पूर्ण होने में कितना समय लगता है बच्चों, आधा पूर्ण होने में ये 75% और आधा पूर्ण होने में मतलब 2 का यहां पर करेंगे तो यहां पर अपना 16 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, 8 मिनट लगेगा बच्चों। कितना होगा, 8 मिनट इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसमें बच्चों यहां पर, और ये क्वेश्चन देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, 2025 और 2023 का क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन है बच्चों, ये देखने को मिल जाएगा, ये 2 आया है। ठीक है, देखो भाई, ये मैं कहता हूं कि आप लोग मान लीजिए हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं और से पढ़ रहे हैं, परीक्षा अध्ययन से पढ़ रहे हैं, बोध से पढ़ रहे हैं, किताब से पढ़ रहे हैं, लेकिन इन सबका संग्रह कहां मिलेगा सर, क्या आपके पास है? तो बच्चों ऑब्जेक्टिव हम मात्र 30 रुपए में देते हैं। इतना ध्यान रखना, 30 रुपया का 2 समोसा आएगा यार, और 2 समोसा आप डकार जाओगे और कल खाली भी हो जाएगा पेट। और वो 30 रुपया में यदि हम आपको, है ना, आपको प्यारे बच्चों पूरा ऑब्जेक्टिव ऑल चैप्टर के दे देंगे, तो वो 30 रुपया ना जिंदगी भर आप लोगों को नंबर चढ़ा के दे देगा कि सर यदि हमारा 28 में यदि 20 नंबर भी क्वेश्चन बन गए ना नोट्स से पढ़ के, तो बहुत है यार, है ना। लोग 20-22 नंबर तो फंसना ही फंसना, 1-2-4 नंबर तो इधर उधर से कुछ भी हो सकता है वही क्वेश्चन को इधर इधर पलट दी ससुरा, और पलट दे तो फिर दिक्कत हो जाता है ना रे बबुआ, समझ रहे ना। तो भैया यदि कोई लेना भी चाहता है ना केवल ऑब्जेक्टिव बस, तो कहां पर कांटेक्ट करना है, 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है प्यारा बच्चा। ठीक है ना, ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हो, है ना। केवल 30 रुपया का ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। अब क्रिया की दर अभिकारा के सांद्रण के सीधा समानुपाती होता है, समानुपाती लिख लेना। प्रथम कोटि अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया का हो जाएगा आपका बच्चों, देखो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, प्रथम कोटि की बात कर रहा है तो घातांक 1 हो जाएगा, है ना। तो और इसका होता है मोल लीटर इनवर्स, तो बच्चों अपना सेकेंड इनवर्स इसका हो जाएगा। प्रथम कोटि के लिए सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, प्रथम कोटि के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। और प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई, यही तो बता दिया अपन ने। ठीक, पहला समानुपाती होता है। ये बताओ अभिक्रिया की दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति, अब यहां पर मोल लीटर सेकेंड है, यहां पर मोल लीटर सेकेंड ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इनवर्स वगैरह होता बच्चों, इसलिए अपना ही गलत है। अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की समय के साथ कितना सांद्रता में परिवर्तन होता है, समय के साथ, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड, ये अभिक्रिया का दर है बच्चों, प्रथम कोटि होता। ठीक है, तो ये अपना पहला नंबर जो है ये अपना गलत है। प्यारा भरा नमस्कार 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 सर, नमस्कार नमस्कार। चलिए आगे चले बच्चों, आगे चले, गलत तो नहीं कहीं पे।
देखो भाई प्रश्न देखो आप कैसे है। शून्य कोटि अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। छद्म कोटि अभिक्रिया, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया कोटि में दो अंतर, अभिक्रिया की दर स्थिरांक में दो अंतर। थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग देखना बच्चों, क्या 24, 25, 23 में क्वेश्चन आया है? रिपीटेड क्वेश्चन आप देखो। 2023 के पहले प्रश्न आप लोग देख लो, 2022 के प्रश्न देखो। शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण छद्म कोटि का अभिक्रिया क्या फिर से आया है? देख लो रिपीटेड क्वेश्चन आप थोड़ा सा देखना। प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की दर स्थिरांक की इकाई, दर स्थिरांक की इकाई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है ना। दर स्थिरांक और अभिक्रिया की दर में अंतर, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में दो अंतर। ठीक है, देखो बच्चों यहां पर देखो अभिक्रिया की कोटि, देखो क्वेश्चन कैसे आता है। 25 में क्या आया था? आणविकता की 3 विशेषताएं, अभिक्रिया की कोटि की 3 निष्कर्ष, और इसी को अंतर में दे दिया था पहले, इसी को अंतर में दे दिया था बच्चों। देखो क्वेश्चन घुमाने का तरीका समझो, देखो अंतर में दे दिया था। 2023 में अंतर में दिया था, 2025 को उसी तरीके से घुमा दिया। मतलब यहां पर एक चीज तो आप लोगों को क्लियर है कि थोड़ा बहुत भाई साहब आप लोगों को है ना, थोड़ा बहुत आप लोगों को 2 साल पहले जैसे 2023 का क्वेश्चन आप लोग 25 में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी 2024 के क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, है ना। सेकेंड इनवर्स, प्रथम कोटि का सेकेंड इनवर्स है, ध्यान रखना। सेकेंड इनवर्स मैंने बताया तो प्रथम कोटि का सेकेंड इनवर्स, ठीक है, सेकेंड इनवर्स बताया है भाई, ठीक है, और सत्य बताया, याद रखिए। ठीक, चलिए तो यहां पर आप लोग सारे क्वेश्चन का निष्कर्ष देख लिए, है ना भाई। सारे प्रश्न आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 22, 23, 24, 25 के संग्रह, आप लोगों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, इसी से काम चला लोगे आप लोग, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन रिपीट होते हैं लेकिन बहुत कम। अब और भी, जैसे अपना 25 का क्वेश्चन आपने देख लिया। फिर जटिल अभिक्रिया क्या है, प्राथमिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, 2025 में आए थे, बताओ 2 नंबर क्वेश्चन। वो हो ऐसे क्वेश्चन, ठीक है बाबू, ठीक। फिर 24 में तो अंकित क्वेश्चन आ गया था। देखो भाई 2024 में भी आणविकता आया था, देखो ना 2024 में भी आणविकता आया था, 25 में भी आणविकता आ गया, 23 में भी आणविकता संबंधित क्वेश्चन आ गए। तो इस चैप्टर में तो कुछ है ही नहीं है। इस चैप्टर में आधे घंटे का लेक्चर आप लोगों ने देख लिया ना, तो बल्ले बल्ले खत्म। कैलोमल का सूत्र क्या है, Hg2Cl2, Hg2Cl2 कैलोमल। देखो यहां पर 2 ऑप्शन है, 2022 में पूछा गया था। कैलोमल के 2 सूत्र, Hg2Cl2, Hg2Cl2। अंतः संक्रमण तत्व जो सीरियम है, संक्रमण तत्व इसमें कौन सा है? इसमें संक्रमण तत्व सोडियम हो नहीं सकता है, पोटेशियम हो नहीं सकता, सीजियम हो नहीं सकता, टाइटेनियम है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, स्कैंडियम का 21 और टाइटेनियम का 22, स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, ठीक है। फिर बच्चों अपना रिक्त स्थान, इसका नीला रंग होता है, Ni2 पॉजिटिव नीला रंग होता है। अब ये क्वेश्चन जरूर बच्चों को दिक्कत करता है, लेकिन जब एक क्वेश्चन पढ़ाते हैं कि संक्रमण धातुएं रंगीन आयन बनाते हैं क्यों, तो वहां पर हम 2-4 एग्जाम्पल दे देते हैं। उसी में से Ni2 पॉजिटिव है जो कि नीला रंग देता है। कैसा देता बच्चों? नीला रंग, ठीक। चलिए इसके बाद सत्य, लेंथेनाइड एक्टिनाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है? नहीं, गलत है। एक्टिनाइड की तुलना में कम क्रियाशील होता है। जो एक्टिनाइड है बच्चों अधिक क्रियाशील होता है, ठीक, याद रखिएगा आप लोग। कोई दिक्कत? एक शब्द में आप लोगों को यहां पे देते कि अब एक क्वेश्चन थोड़ा फैक्ट के हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह जो थोड़ा 11th में भी पढ़ा है तो बन जाएगा। स्कैंडियम का होता है आर्गन का 18, ठीक है बच्चों, है ना। फिर अपना 3D में 1 इलेक्ट्रॉन और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये स्कैंडियम का हो गया। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 21 होता है, ठीक है। एफ ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एफ ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? n-1, नहीं, n-2 F में तो प्रवेश करता है। F में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। n-1 D में 0 से 1 हो सकता है। और बच्चों अपना NS में 2 इलेक्ट्रॉन भरे ही भरे रहेंगे, NS में 2 इलेक्ट्रॉन भरे ही भरे रहेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र बच्चों K2Cr2O7, ठीक है। Ni2 पॉजिटिव का रंग हरा होता है बच्चों, कौन सा रंग होता है? हरा होता है, ठीक। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, कैसे क्वेश्चन आता है। मैं आप लोगों को बताया हूं कि जो अपना संक्रमण धातु है बच्चों, इसमें D ब्लॉक के भौतिक गुण से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो जरा थोड़ा आप लोग एनालिसिस करो कि कितना एमपी बोर्ड खतरनाक देता है। लेंथेनाइड एक्टिनाइड में 5 अंतर पूछा, 22 में 5 अंतर पूछा, ठीक है। लेंथेनाइड एक्टिनाइड में 3 अंतर 23 में भी पूछ दिया। देखो जरा 3 में पूछ दिया, मतलब रिपीटेड है कि नहीं है? है कि नहीं भाई? है सर, है,
ठीक है। अब डी और एफ ब्लॉक में 2 अनुप्रयोग, कभी कभी इसका अंतर भी पूछ देता बच्चों। अक्सर जो है फिजिकल प्रॉपर्टी से पूछता है, संक्रमण धातु के फिजिकल प्रॉपर्टी, डी ब्लॉक के तत्व की परिभाषा, एफ ब्लॉक के तत्व की परिभाषा। बताओ ना, ये छोटी छोटी क्वेश्चन है, कभी इतने सरल क्वेश्चन आप लोग उम्मीद नहीं करोगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। देखो ना, आप लोगों को लगता है कि अब इसकी कोई विशेषता नहीं याद करता है, और कोई टीचर विशेषता क्वेश्चन देता नहीं, बोलते कि वो ऐसे ही बता देंगे ना विशेषता, जो थोड़ा बहुत भी केमिस्ट्री पढ़ रखा है वो ऐसे ही बता देगा, ज्यादा उसको परेशानी होगी नहीं, वो ऐसे ही बता देगा भाई, ऐसे ही बता देगा। समझ रहे हो ना। संक्रमण तत्वों के एंथैल्पी का उच्च मान क्यों होता है ये बच्चों अपचायक है, जबकि आक्सीकारक दोनों D4 विन्यास क्यों, लिखिए ये बताओ। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं, अथवा में इजी रहेगा। आप डी ब्लॉक का फिजिकल प्रॉपर्टी, लेंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर, डीएफ ब्लॉक में अंतर, और बच्चों डी ब्लॉक संक्रमण तत्व और एफ ब्लॉक अंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इतना यदि तैयार कर लिए तो काम हो जाता है। इतना यदि आप लोग तैयार कर लिए इस चैप्टर से तो इतना काम हो जाता है। उपसंयोजी यौगिक से आप लोगों को बता दिया कि आप लोग सब कुछ भूल जाओ, आयुपेशी नामकरण यदि कर लिया और समाव्यपता, 2 चीज, आयुपेशी नामकरण समाव्यपता, तो फिर काम हो ही जाना है। जैसे आप लोग देखोगे बच्चों, हमेशा संकुल यौगिक से कभी उसकी समन्वय संख्या पूछ दी जाएगी, कभी उसके केंद्रीय धातु परमाणु आयन की संख्या पूछ दी जाएगी, कभी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर 6 में 2 घट जाएगा तो 2 आ जाएगा, 6 में 2 घट जाएगा तो 4 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, +4 आ जाएगा। संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु पूछ देता है कभी कभी, है ना। अब इसमें कौन सी समाव्यपता है, सल्फेट अंदर गया क्लोरीन बाहर आया तो आयनन समाव्यपता, आयनन समाव्यपता हो जाता बच्चों। ईडीटीए का रासायनिक नाम एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, देखो ना, और एक बार क्वेश्चन आ गया ईडीटीए कैसा लिगेंड है, षडदंतुर है बच्चों, तो 2023 में भी क्वेश्चन और 24 में भी क्वेश्चन आ गया। तो भाई कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन यहां से पक्का है, ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा, या तो मान लीजिए आपका लिगेंड पूछ देगा, केंद्रीय धातु परमाणु पूछ देगा, समन्वय संख्या पूछ देगा, इन सबको पूछ सकता है बच्चों, क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। ठीक है, समझ रहे ना, तो आप लोग याद रखिएगा, तो बाद में कह दो कि सर हमको नहीं पता था, हम नहीं ऐसा कर लेते। अब देखो बच्चों, यहां पर अगला क्वेश्चन अपना Ca2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव आयन EDTA के साथ स्थायी संकुल बनाता है, क्या स्थायी संकुल बनाता है? ठीक है, सत्य असत्य बताना है। तो भाई ये बिल्कुल स्थायी संकुल बनाता है। उपसंयोजी यौगिक का सिद्धांत किसने दिया? बर्नर ने दिया था, अल्फ्रेड बर्नर ने दिया। केंद्रीय धातु परमाणु को लिखना है बच्चों तो निकिल है, देखो पता है ना 25 में क्वेश्चन आ गया। तो कहीं ना कहीं आपके उपसंयोजी यौगिक से क्वेश्चन आएगा, लिगेंड पूछेगा, ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा, केंद्रीय धातु परमाणु, तो 1 नंबर यहां से आपका पक्का है, कोई नहीं रोक सकता, ऐसे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन देखो, इसके क्वेश्चन बच्चों आप लोग देखना ना, सबसे महत्वपूर्ण चीज देखो ना, आईयूपीएसी नाम 2025 में भी पूछा, ठीक, आईयूपीएसी नाम 2025 में भी पूछा, आईयूपीएसी नाम 2024 में भी पूछा, आईयूपीएसी नाम 2023 में भी पूछा, आईयूपीएसी नाम 2022 में पूछेगा, और 2025 में भी आईयूपीएसी नाम 2 नंबर का पूछेगा। बहुत ही रेयर कंडीशन है, मतलब 0% है मैं कहता हूं कि नए आने की, बाकी 100% आने की चांस है भैया, आईयूपीएसी नाम से क्वेश्चन आना ही आना है। अब ये एक क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया था जो कि आज तक नहीं पूछा गया था, और ये प्रश्न आज तक हम पढ़ाए नहीं थे, होमोलेप्टिक संकुल और हेट्रोलेप्टिक संकुल। ये क्वेश्चन अभी तक कभी किसी टीचर ने, मतलब दूसरे कोई पढ़ाए रहे होंगे, और एनसीईआरटी में साफ पॉइंट लिखा हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन आ गया था जो कि हम नहीं पढ़ाए थे बच्चों। और ऐसे ही बताए ना कि जैसे प्रैक्टिस सेट देते हैं हम, प्रैक्टिस सेट हम 10 सेट देते हैं। अब बच्चे कहते हैं कि सर आप वादा करो कि बस इतना ही पढ़ना है, इसी को पढ़ना तभी होगा। मैं वादा नहीं कर सकता, वादा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं पेपर बनाने नहीं जा रहा हूं, मैं मैक्सिमम चीजें आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी 100% पेपर भाई मैं नहीं बनाया, समझ रहे ना बाबूजी। तो जो भी बच्चे कॉल करें टाइम से कॉल कर लें यार, 11 बजे रात 12 बजे रात बिल्कुल कॉल ना करें, जब मैं बिजी रहूं तो बिल्कुल कॉल ना करें, है ना। 12 बजे रात कोई कॉल करने का औचित्य नहीं है, वीडियो बना रहा हूं 11-12 बजे रात, है ना। वीडियो अगले दिन मिलता है बच्चों, एक दिन पहले उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में मत कहिएगा। हेलोएल्केन हेलोइरिन से बहुत कम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बहुत कम, रेयर कंडीशन में, है ना। चलिए, जैसे 24 में नहीं पूछा था, डीडीटीए का रासायनिक नेम, है ना, ठीक। यहां पर बच्चों क्वथनांकों का घटता क्रम, इसमें यदि एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड बनता है तो फ्रिंकलेस्टीन अभिक्रिया होती है। डाइक्लोरो डाइफेनिल
ट्राइक्लोरोएथेन, डीडीटी एक रासायनिक नाम डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इसका क्वथनांक का घटता क्रम सबसे ज्यादा क्वथनांक RI का होगा, इससे कम होगा RBR का, ठीक है, इससे कम होगा RCl का, और सबसे कम होगा RF का। क्वथनांक RI का सबसे ज्यादा होता है ना। परेशान मत होना कि RF का क्वथनांक होगा, नहीं भाई, ये आकार के साथ साथ इसमें ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, इस कारण से क्वथनांक ज्यादा हो जाता है। बाकी प्रश्न तो यहीं से बच्चों अटपटे रहते हैं और यहीं से लोगों को घुमाता है। 2022 का प्रश्न देख सकते हो, फिटिंग हुज स्टिकर नाम वाले अभिक्रिया देख लो, 2022 का क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों के केमिस्ट्री में आप लोग कोशिश कर रहूंगा कि नाम वाले रिएक्शन आपको एक बढ़िया मैराथन क्लास ले आऊं, तो उसमें आप लोगों का भी मजा आ जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना। तो देखो भाई क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, ऐसे अभिक्रिया को पूर्ण करने में आ जाता है। हालांकि ज्यादा कठिन नहीं रहता, लेकिन भाई थोड़ा तो कठिन तो लगता ही है, थोड़ा सा कठिन तो लगता ही है ना। 2025 में क्या आ गया था, देखो भाई 2025 में ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चन आया था, देखो ना, कि डाइक्लोरोमेथेन मनुष्य पर पड़ने वाले 3 प्रभाव। इसको कोई बोलेगा इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट नहीं था। टेट्राक्लोरोमेथेन मनुष्य पर पड़ने वाला कोई 3 प्रभाव, बताओ। ये हमने प्रैक्टिस सेट पे भी ऐड नहीं किया, बताओ क्या भाई ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? भाई एक आपका वो हेट्रोलेटिक और जो होमोलेटिक क्या था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन एमपी बोर्ड कभी कभी पगलाया जाता है कि 2 नंबर का ई से शुरुआत, 2 नंबर का ऊ, ये 4 नंबर का क्वेश्चन कभी कहीं आप बोध अध्ययन परीक्षा बोध आज तक में कभी पूछा नहीं गया, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जो कभी पूछने की बात ही नहीं रहता। तो ऐसे में टॉपर बनेगा कौन? जो 100% पढ़ के आया होगा, दूसरा एक एक पॉइंट वो पढ़ के आया होगा, वही टॉपर बनेगा ना। ऐसे में केमिस्ट्री में फिर रोना पड़ जाता है, ऐसे ही पॉइंटों में रोना पड़ जाता है, समझ रहे ना। तो क्वेश्चन तो कभी कभी इजी रहता है, कभी कभी भाई रुला देता है। सपनों में उम्मीद बनाए जो बैठे रहते हैं, कभी कभी रुला देता। पर कर क्या सकते हैं भाई? कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए भाई कर यही सकते हैं कि उसके लिए प्रॉपर रूप से पढ़ाई करें। तो भाई ये बताओ, जो बच्चा साल भर, हम लोग ही जून से पढ़ाते हैं, हम जून से पढ़ाते हैं, मई से ही क्लास शुरू कर देते हैं। तो जो बच्चा पूरा पढ़ता है यार, उसमें और आप में तो थोड़ा सा फर्क रहेगा ना, कि ऐसा थोड़ी ना है कि यार हम 1 महीने में पढ़कर उसका थोड़ा सा टक्कर दे दे, तो वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है, समझ रहे ना। चलिए अगले चैप्टर की बात करते हैं बच्चों। एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके, एल्कोहल से रोना बनता है, रोना, ठीक है। एल्कोहल ROH है बच्चों, N आता है, H को हटाता है तो RONA बनता है, RONA बन जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया। एनी साल H2SO4 और सांद्र HNO3 के मिश्रण से क्रिया करके क्या बनाता है बच्चों? क्या बनाता है बताओ? ठीक है, तो ये बच्चों आपका एनी साल जो है सांद्र H2SO4 HNO3 के मिश्रण के साथ क्रिया करके आप लोग ये लिख लेना बच्चों, क्या बनाता है? आर्थो नाइट्रोएनिसाल और पैरा नाइट्रोएनिसाल, ठीक है, आर्थो नाइट्रोएनिसाल और पैरा नाइट्रोएनिसाल। इसका क्वेश्चन देखो बच्चों, 2,4,6 ट्राइनोट्रोफिनॉल, ये पिक्रिक अम्ल देता है। क्या देता है बच्चों? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, पिक्रिक अम्ल देता है। फिनाल को कार्बोलिक अम्ल बोलते हैं, बिल्कुल सही है। ये सम्मित ईथर है, दोनों जगह समान होना चाहिए तभी सम्मित ईथर है, लेकिन दोनों जगह समान नहीं बच्चों, तो सम्मित ईथर नहीं है, सम्मित ईथर नहीं है, समझ रहे हो बच्चों। देख लो ऑब्जेक्टिव अपन ने कराई दिया। क्वेश्चन में देखो क्या क्वेश्चन कठिन है ना। एथेनॉल से डाई एथिल ईथर 2022 में पूछा, उसका रिपीट नहीं हुआ, है ना। फिनाल अल्कोहल में 3 अंतर 22 में पूछा था, फिनाल अल्कोहल फिर से एक बार पूछा होगा, शायद 22 में पूछा था, है ना। अब देखो बच्चों, ये अभिक्रियाएं ऐसी है कि आप कितना भी पढ़ लो, सोचो रिपीटेड होता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं रिपीट होने के लिए, बहुत कम चांस होते हैं, ठीक है। तो इन चैप्टरों से अभिक्रियाएं बहुत कम रिपीट होते हैं, और भाई साहब क्वेश्चन जो है उन्हीं के बीच से पूछा जाता है, लेकिन घुमा दिया जाता है, ऐसे घुमा दिए जाते हैं कि अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। और अब इस समय एमपी बोर्ड पगला गया है, अभिक्रिया को पूर्ण करने वाला क्वेश्चन देना ही देना है। तो अब इस पर बच्चे परेशान हैं, इसके लिए सर बोल रहे हैं सर लेक्चर लाओ, तो बिल्कुल मैं लेक्चर लाऊंगा बच्चों, है ना। आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना। फिलहाल अभी के लिए बच्चों अपना चैप्टर नंबर 7 तक हो गया है, बाकी आप लोग आगे भी करते रहना। और क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता हूं, ऑब्जेक्टिव वगैरह तो कर ही लोगे भाई साहब, ऑब्जेक्टिव वगैरह आप लोग कर लोगे आसानी से, है ना। यहां पर देखो बच्चों, आप लोग क्वेश्चन देख लो, एक शब्द में उत्तर है। फार्मेलिन की
फार्मेल्डिहाइड का 40% विलयन आपका बच्चों फार्मलिन कहलाता है। कीटोन कीटोन में कार्बोनिल समूह रहता है, बिल्कुल सही है ना। ये आप लोग देख सकते हैं। बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड C6H5 CHO बच्चों बेंजल्डिहाइड है। अल्फा हाइड्रोजन प्रकृति अम्लीय होता है, अधिक क्षारीय होगा बच्चों ये CF3COH पहला नंबर। तो ये आप लोग देखो क्वेश्चन आप लोग मेन जरूरी है। क्वेश्चन आप लोग देखो बच्चों, यहाँ पर 2022-23 में क्वेश्चन जो आए थे, और देखो भाई यहाँ पे जो 23 के बाद बच्चों 24-25 में आए हैं, तो बहुत कम एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये इटार्ड अवक्रिया। क्या बच्चों? इटार्ड अवक्रिया, ठीक है, इटार्ड अवक्रिया। तो एक आध क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं, बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा रिपीट नहीं होते हैं। तो इतना आप भरोसे मत रहना कि सर 4 साल का हमने पेपर पढ़ लिया है तो क्या केवल और केवल इतने में पास हो जाएंगे। तो पास भी नहीं होगे, ध्यान रखना, पास भी नहीं होगी, ये आप ध्यान रखना, पास भी नहीं होगी। इसलिए भैया केमिस्ट्री को हल्के में मत लेना बबुआ, केमिस्ट्री को हल्के में मत लेना। आप लोग क्लास देखिए, वन शॉट मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 करा दिया है, और जो मैं बोल दूं कि ये होमवर्क है कर लेना, तो उसको करके ही जाना, ठीक है। चलिए, इसके बाद 2 चैप्टर का एनालिसिस आप लोग खुद करिए, ऑब्जेक्टिव का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन बच्चों को लेना है। तो बाकी क्वेश्चन आप लोग देखो, है ना, इससे भाई बढ़िया क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत कठिन नहीं आता है ना। थोड़ा बहुत यदि आप लोग मेहनत कर लेते हैं तो मान लीजिए इस चैप्टर में कुछ है नहीं, है ना। चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 ये ऐसे मतलब चैप्टर है बच्चों कि ये थोड़ा सा रटने वाला काम है, और चैप्टर नंबर 10 तो और जयबणु बिल्कुल रटने वाला है। कोशिकाओं में संदेश कौन कार्य करता है? हार्मोन। विटामिन B2 का नाम बताओ। किरेटिन गोलिकाकार प्रोटीन है, असत्य है, ऐसा नहीं है। बाल, ऊन, रेशम में कौन सा प्रोटीन? किरेटिन पाया जाता है, और इसके क्वेश्चन है बच्चों। तो आज एनालिसिस इसलिए करना था कि आप लोगों को भी थोड़ा सा अच्छे से पता चले कि भाई एनालिसिस में आप लोगों को कितना कैसा गहराई से MP बोर्ड दे सकता है। मेन रूप से बच्चों यदि मैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 से 5 तक बिल्कुल इजी पोजीशन है। चैप्टर नंबर लास्ट में 10 की बात करूं तो इसका भी इजी पोजीशन है। यदि आप जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम लोग देते हैं उतना पढ़ते हो तो आसानी से आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है, यहाँ पे आप लोग सोचो कि हल्के में लेकर के पढ़ाई करेंगे तो संभव यहीं से नंबर कटते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस नहीं रहते, और फंसा के क्वेश्चन देता है। कोशिश यही रहेगा हमारा कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को कराएं, आप प्रैक्टिस करो, अभिक्रियाओं को लिखते चलो। मैंने बोला था शुरुआत में, बोला जब मैं कोर्स करा तभी बता रहा था कि जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको आप एक कॉपी में लिखते चलो, बार बार प्रैक्टिस करते चलो। बाद में आपको दिक्कत होगी, और जिन बच्चों ने ये काम किया होगा उन लोगों को अब दिक्कत नहीं होगी, बस रिवीजन रहेगा, फटाफट कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।